75 सालों से हमको ये बताया गया कि बीजेपी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हकीकत में दुश्मन आरएसएस है, उससे नहीं बताया गया। वो आरएसएस जो आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में वो आरएसएस घुस चुकी है। सबसे ज़्यादा संघी अगर कोई इस प्रदेश में है तो वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा संघी कोई है तो वो अखिलेश यादव हैं। 2014 में मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, नहीं हरा पाए। 2017 में बीजेपी हराने के लिए वोट किया, नहीं हरा पाए। 2019 में बीजेपी हराने के लिए मुसलमानों ने वोट किया, नहीं हरा पाए। और 2022 में भी बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों ने वोट किया, जहां कहीं भी नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। हम 2024 का भी चुनाव लड़ेंगे, हम 2027 का भी चुनाव लड़ेंगे। नीचे आने वाले जो लोकल चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों, चेयरमैन के हों, मेयर के हों या फिर जिला पंचायत के चुनाव हों, हम हर चुनाव लड़ेंगे और हर जगह एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर आने का काम करेंगे। हम जनता के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर दिखाई देंगे, हमारे लीडर ऐवानों में दिखाई देंगे। हम जनता के बीच बने रहेंगे, उनके मसलों को उठाते रहेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस प्रतापगढ़ में मौजूद हूँ और एग्ज़िट पोल आ चुका है। बात करते हैं सुजातुल्लाह भाई से जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में है और पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में इन्होंने एमआईएम के लिए काम किया है। बात करते हैं जिस तरह एग्ज़िट पोल आए हैं क्या नतीजे हैं, और एग्ज़िट पोल में तो एमआईएम का कहीं नामो निशान नहीं है सर। देखिए अनस भाई, हमारा ये मानना है, हम लोग जिस धर्म से और बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ प्रेडिक्शन और सुपरस्टिशन की कोई जगह नहीं है जी। ये एग्ज़िट पोल नाम की जो चीज़ बनाई गई है सिर्फ धोखा देने का एक सिस्टम है। और ठीक है, न्यूज़ चैनल्स इसको चलाते हैं, हम भी देख रहे हैं। इस पर हम लोगों का खास करके एमआईएम पार्टी का और बज़ात मुसलमान होने के मेरा अपना कोई इस पर वो नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। अब रही बात ये कि जो नतीजे आएंगे वो क्या आएंगे, उस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी हो जो मुख्य अपोजिशन पार्टी रही, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दौर में धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके चुनाव लड़ने का काम किया। इनके काम में भी वो चीज़ दिखाई दिया, प्लस जब ये चुनाव लड़ने उतरे तो वहाँ पर भी इनके बयान में, इनके मंचों पर किए गए कार्यक्रमों में भी, ये लोग अपने भाषणों में भी ये बात कहे कि 80 और 20 की लड़ाई है। इन्होंने कहा कि बुलडोज़र हमारा तैयार है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी के सीने पर जो है बुलडोज़र चढ़ा दिया जाएगा। इनके नेताओं ने ये बात कही। ये लोग लगातार एक कम्युनिटी को टारगेट करते रहे। दूसरी तरफ अगर आप आ जाइए कि जो कह रहे हैं कि हम इनको हटा सकते हैं, उन लोगों ने क्या किया? पिछले 5 साल में जब योगी की गवर्नमेंट यहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश में लगातार धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जुल्म होता रहा, ज़्यादती होती रही। वो लोग अपने घरों में चुपचाप बैठे रहे। हमारे मुद्दों पर वो खुलकर कभी आए नहीं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ कानून बनते रहे, चाहे वो यूएपीए का कानून रहा हो, चाहे वो ट्रिपल डाइवोर्स बिल का एक्ट रहा हो, चाहे वो दूसरे जो मसले हैं, चाहे गौकशी के मामले में आप ले लीजिए, लव जिहाद के मामले को ले लीजिए, उनकी ज़बान हमेशा असेंबली में और पार्लियामेंट में बंद दिखाई दी। अचानक चुनाव में वो आ जाते हैं, चुनाव में रथ लेकर निकल जाते हैं और भीड़ दिखाने लगती, मीडिया दिखाने लगती है। भीड़ जो है, लहर चल रही है। देखिए लहर क्या होती है? लहर जो है, जब आप जिस मुल्क में हो, जब आप लड़ाई लड़ोगे ज़मीन पे, ऐवानों में, जब आप मुद्दों को उठाओगे, मुद्दों पर बात करोगे। मुद्दा क्या था? एक तरफ बीजेपी जो पार्टी यहाँ पे थी वो कहती थी हमने राम मंदिर बनवा दिया, जबकि ये कोर्ट का ऑर्डर था। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, जिनको इस पर सवाल उठाना चाहिए था, क्या कोर्ट का जजमेंट सही आया है कि नहीं आया है, बात इस पर होनी चाहिए थी। एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। मस्जिद को शहीद करने वाले लोग बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं, उस पर ये कभी सवाल नहीं उठाए। बल्कि ये कहते क्या थे? ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भव्य मंदिर बनवाने का काम करेंगे। ये इस मुद्दे पर चुनाव मुद्दा वो दे रहे थे और उसी मुद्दे पर ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ इन्हीं के लोग, इन्हीं के पिता, मुख्य अपोजिशन के जो हैं अखिलेश यादव, इन्हीं के पिता पार्लियामेंट में आशीर्वाद दे रहे थे।
कि आप जो है दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बन के आएँ, यानी कहीं ना कहीं आप उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। आज एग्जिट पोल जब आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल झूठा है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एग्जिट पोल झूठा या सच्चा है वो अपनी जगह है, लेकिन आप जिस तरीके से चुनाव आप ये बताएं कि मैं उनसे बड़ा हिंदू बनकर चुनाव लड़ रहा हूँ, जबकि आपको ये बनना चाहिए था इस मुल्क के किसी भी इंसान के ऊपर, इस प्रदेश के किसी भी इंसान के ऊपर अगर जुल्म हो गया, अत्याचार होगा या उसको परेशान किया जाए, उसके साथ न्याय नहीं होगा, उसको बराबरी के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, तो उसके लिए मुल्क की एक अपोजिशन पार्टी या प्रदेश की एक अपोजिशन पार्टी है। आपने ऐसा नहीं किया। जब आपने ऐसा नहीं किया, उसी हिसाब से जिसको लोगों ने समझा कि अगर हिंदू के बुनियाद पर वोट दिया गया तो बीजेपी को आपसे बड़ा हिंदू समझ के हिंदुओं ने उसको वोट किया। रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों ने ज़रूर MIM के होने के बावजूद भी ये देखने में आ रहा है, चाहे इसी सदर विधानसभा का ले लीजिए या और बाकी प्रदेश का ले लीजिए, अगर हम ये देखेंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि मुसलमानों ने कहीं ना कहीं समाजवादी को बीजेपी के हराने के नाम पर वोट किया। ये बात मैं बार बार कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि हमको लगातार धोखा दिया गया। 75 सालों से हमको ये बताया गया कि बीजेपी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हकीकत में दुश्मन RSS है, उससे नहीं बताया गया। वो RSS जो आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में वो RSS घुस चुकी है। सबसे ज़्यादा संघी अगर कोई इस प्रदेश में है तो वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा संघी कोई है तो वो अखिलेश यादव हैं। वो अखिलेश यादव आज अपने आप को बता रहे हैं कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं की है, किसी मसले पर आप उठकर सामने नहीं आए। सिर्फ रथ यात्रा लेकर निकल जाने से आप सोच रहे हो कि मुसलमान बीजेपी को रोकने के नाम पे हमको वोट दे देगा, तो मुसलमानों ने अपना वोट दिया होगा, आपको ज़रूर दिया होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जो मुसलमानों को ये लगा कि बीजेपी, और ये सही भी है, ठीक है, बीजेपी को हराने के लिए ही अगर वोट किया गया, लेकिन सिर्फ मुसलमान अकेले इस देश में बीजेपी को नहीं हरा सकता। ये बात हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले भी कहा करते थे और इस बार भी उन्होंने कहा और आगे भी इस बात को साबित होता चला जाएगा। 2014 में मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, नहीं हरा पाए। 2017 में बीजेपी हराने के लिए वोट किया, नहीं हरा पाए। 2019 में बीजेपी हराने के लिए मुसलमानों ने वोट किया, नहीं हरा पाए। और 2022 में भी बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों ने वोट किया, जहां कहीं भी नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। आपको बोलूँगा सर, कितने खाते खुल रहे हैं MIM के लिए? देखिए, ये दूसरी मरतबा चुनाव लड़ रही है। MIM 100 सीटों पर, हमारा गठबंधन 99 सीटों। हाँ, हमारा गठबंधन जो है ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। MIM 99-100 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 7-8 हमारे पर्चे खारिज हो चुके थे। उसके बाद जो कैंडिडेट हमारे लड़े हैं, ज़्यादातर जगहों पर ये देखने को मिला है कि हमारे कैंडिडेट अच्छी लड़ाई लड़े हैं। कितनी जीतते हैं या कितने हारते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि हम प्रिडिक्शन करने वाले लोग नहीं हैं, हम ज़मीन पर मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे सदर ने, हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार पार्लियामेंट में संघर्ष करते रहे मुद्दों पर, इस मुल्क के संविधान को बचाने को, इस मुल्क को RSS से बचाने के लिए, इस मुल्क के कानून को संविधान के मुताबिक लागू करवाने के लिए लगातार लड़ते रहे। चाहे वो CNRC रहा हो, चाहे वो UAPA रहा हो, चाहे वो ट्रिपल डाइवोर्स बिल रहा हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे रहे हो, चाहे वो बजट के मसले रहे हो, चाहे जो भी मसले हों उस पर वो लड़ते रहे। और उसके बाद हम लोग सड़कों पर भी संघर्ष करते दिखाई दिए, हर मसले पर, प्रतापगढ़ हो या सुल्तानपुर हो या इलाहाबाद हो, जो हमारे बगल की सीटें हैं उस पर हम लोग लड़ाई लड़ते रहे जब भी जो मसला आता रहा। चुनाव भी हम लोगों ने बड़ी मजबूती से लड़ा है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार 1 महीने से ज़्यादा समय पूरे प्रदेश में वो एक दिन में 5-5, 6-6 जनसभाएँ करते रहे, लोगों पर अपनी बात पहुँचाते रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 99-100 जो भी सीटें हैं, इन सीटों में से ज़्यादातर सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आंकड़ा मैं नहीं दे सकता, आंकड़ा देना हमारा काम नहीं है। अल्लाह हमको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादातर सीटों पे कामयाब होंगे और जहां पर नहीं भी कामयाब होंगे हम एक मजबूत फाइट करते हुए दिखाई देंगे। जब से ये एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल आने के बाद से ही समाजवादी के कुछ लोग बीजेपी को कटुआ कहने लगे, MIM को कटुआ कहने लगे, उनकी वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। देखिए, हमें लग रहा है कि यानी वो एग्जिट पोल को सच मान चुके हैं। अगर आप इस तरीके से बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि समाजवादी एग्जिट पोल को मान चुके हैं। दूसरी जो आप सवाल कह रहे हैं कि वो हमको वोट कटवा कह रहे हैं, हम लगातार इस बात को कह रहे थे। हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार अपने मंचों पर
और मीडिया के डिबेट में या मीडिया के प्रोग्राम में ये बात कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर हम हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। आप ही मीडिया के लोगों ने जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा था कि क्या आप गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारे जिससे गठबंधन होने उनको हमसे सबने शामिल कर लिया, अब हमारे किसी से गठबंधन नहीं होना है। जब स्पेसिफिक आप लोगों ने पूछा क्या आप एमआईएम से गठबंधन करोगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, ये गलत बातों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े, अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ चुनाव लड़े। अब हम चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं या वहाँ पर क्या परफॉर्म करते हैं, ये जनता पे डिपेंड करेगा और आने वाले 10 तारीख को आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। कोई हम पर ये आरोप लगाता है तो उसको पहले ये बात सोचना चाहिए था। और हम ये दावे के साथ करें, हम 2024 का भी चुनाव लड़ेंगे, हम 2027 का भी चुनाव लड़ेंगे। नीचे आने वाले जो लोकल चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों, चेयरमैन के हों, मेयर के हों या फिर जिला पंचायत के चुनाव हों, हम हर चुनाव लड़ेंगे और हर जगह एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर आने का काम करेंगे। हम जनता के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर दिखाई देंगे, हमारे लीडर ऐवानों में दिखाई देंगे, हम जनता के बीच बने रहेंगे, उनके मसलों को उठाते रहेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल करूँगा कि चुनाव के बीच में अतीक अहमद का नाम गायब हो जाता है एमआईएम से। देखिए, अतीक अहमद का नाम गायब नहीं हो जाता है। अतीक अहमद साहब के नाम को बीजेपी लगातार उठाती रही। मुख्तार अंसारी साहब के नाम को बीजेपी के होम मिनिस्टर, इस देश के गृह मंत्री अपने मंचों से लेते रहे। मुख्तार अंसारी साहब हो गए, अतीक अहमद साहब हो गए, आज़म खान साहब हो गए। इन सब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती करके बीजेपी अपने आप को आज सबसे बड़ी पार्टी बनने का यहाँ दावा कर रही है, यही बात थी जो अखिलेश यादव को अपनी ज़बान से उठानी चाहिए थी। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव कहीं पर भी इन लोगों का नाम नहीं लिए। हमारे लिए अतीक अहमद साहब भी उतने ही अजीज़ हैं, उतने ही अजीज़ हमारे लिए मुख्तार अंसारी साहब हैं, उतने ही अजीज़ हमारे लिए आज़म खान साहब हैं। क्योंकि इन सब को जो जुल्म हो रहा है इनके ऊपर, ये जुल्म इनके ऊपर समाजवादी पार्टी के नाते और मुसलमान होने के नाते हो रहा है। समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी को इन लोगों ने अपने खून से सींचने का काम किया, इनकी औलाद, इनकी नस्लें सींच रही हैं। इन लोगों ने आज तक, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इन लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। हमारी पार्टी के लीडर आज़म खान साहब के ऊपर हो रहे जुल्म को ऐवान में उसके बात को उठाए, उसके लिए लगातार अपने मंचों पर बोलते रहे। जुल्म होता, हम लोग तो अतीक अहमद साहब की बात आप क्यों करें? इस प्रदेश में चुनाव हो रहा था, नवाब मलिक साहब के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, एनसीपी के लीडर हैं, वहाँ पे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर हो रहे जुल्म पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हम लोग किसी के ऊपर भी जुल्म होगा। मेरा सवाल ये था कि चुनाव के बीच में आपके मंचों से इनका परिवार गायब हो जाता है। वो मंचों से गायब इस वजह से हो जाता है कि आपने ये देखा होगा कि उनके बेटे के ऊपर जिस तरीके से फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया गया, उनके बेटे हाई कोर्ट गए अपने रिलीफ लेने के लिए, वहाँ से वो हाई कोर्ट के अपनी पैरवी कर रहे थे, उनके घर में पुलिस घुसती है और किस तरीके से उनके घर में बहन बेटियों के साथ जो है जुल्म किया जाता है। बगैर किसी मेल के घर में मौजूद नहीं था, लेडी पुलिस के बगैर जाते हैं रात में घुस के, सन राइज से लेके सनसेट तक के इनको परमिशन होती है कि आप किसी के घर में रेड कर सकते हैं, लेकिन ये सनसेट के बाद जाते हैं और बगैर महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस के जाते हैं और जाके वहाँ पर प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ऐसे मसले पे वो सारे लोग, परिवार के लोग जो हैं, अपने इस कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, इसलिए वो मंचों पर इस बार नहीं आ पाए। ये उनकी मजबूरी थी। ये योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट जो इस प्रदेश में काम कर रही थी, उनको प्रताड़ित करके इस तरीके से उनको मजबूर कर दिए कि वो अपने कानूनी लड़ाई लड़ने में मसरूफ़ हो गए और इस बार चुनाव में हमारे साथ नहीं दे पाए। इस बात का हमको भी कमी खली, इस बात का हमको अफसोस है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है अपने यहाँ के अदलिया पर, अपने यहाँ के कानून पर, कि जैसे तमाम लोग बाइज्जत बरी होते चले आए हैं, उनको बेल मिलती चली आई है, वैसे ही अतीक अहमद साहब के परिवार को और उनके बच्चों को के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाएं, उन सबको भी कानून से इंसाफ मिलेगा और कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, वो बरी होंगे और फिर वो मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बनेंगे और फिर हम संघर्ष करते रहेंगे, लोगों की खिदमत करते रहेंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या बुलडोजर काम आ गया योगी जी का उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, बुलडोज़र से योगी जी जिसको डराते हों डराएं, हम बुलडोज़र से नहीं डरते। हमारे कायद ने कहा है, हम अपनी जानों को अपने हथेली पर लेकर घूमने वाले लोग हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम अगर इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो हमारी मौत निश्चित है।
हमारे अल्लाह ने हमारे दुनिया में आने से पहले ही हमारी मौत को लिख दिया है। अब वो मौत अगर बुलडोज़र चढ़ाकर हमारी आनी है तो बुलडोज़र चढ़ा के आएगी, अगर चारपाई पर रगड़ के हमें मर जाना है तो चारपाई पर रगड़ के मरेंगे, लेकिन बुलडोज़र के डर से हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। हम गरीबों को, मजलूमों को, जिनके साथ अन्याय होगा, जिनके साथ जुल्म होगा, उनकी आवाज़ को उठाना नहीं छोड़ेंगे। इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, आरएसएस जैसी आतंकवादी संस्था से इस मुल्क को बचाने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस मुल्क में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बुलडोज़र चढ़ाना है वो चढ़ा दे, हमको बुलडोज़र से डर नहीं लगता है। ये थे सुजातुल्लाह भाई जो पूर्वांचल प्रतापगढ़ से हैं। कह रहे हैं कि एमआईएम की जब बात की तो इन्होंने कहा कि एमआईएम तो अच्छी सीट लाएगी, ये तो नहीं बता सकते कि एग्ज़िट पोल जो बता रहा है कितना सच है कितना गलत है, लेकिन हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, हम अच्छी सीट पाएंगे। बने रहे इसी तरह हमारे साथ। धन्यवाद।